हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। मैथमेटिक्स की सीरीज़ में एक नया टॉपिक आज आया है, एवरेज। आज इस पे चर्चा करते हैं। एवरेज टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपके साथ। आइए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। आप जो बच्चे लगातार पेपरों में बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, आपको एवरेज का इम्पोर्टेंस पता होगा। तो आइए ज़रा इसको बेसिक और एडवांस दोनों मेथडों से सीखते हैं। आइए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उससे ये कहा है प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बेटा आप सबको ये याद रखना है कि जो एवरेज होता है वो संख्याओं का मिड पॉइंट होता है, संख्याओं का मध्य बिंदु होता है। यदि जो संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है। एवरेज के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है बेटा, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। योग जो नंबर्स दिए उन सभी नंबर्स का योग बटे संख्या। एक और एवरेज की कंडीशन एप्लीकेबल होती है बेटा, पहली प्लस अंतिम बटे 2। जो नंबर्स दिए गए हैं यदि वो समांतर क्रम में है, मीन उनके बीच का डिफरेंस बराबर है, तो आप औसत के लिए ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। उसमें 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, मैटर नहीं करता, अंतर बराबर हो बेटा। पहली प्लस अंतिम बटे 2 भी हम लगा सकते हैं। बट ये कंडीशंस एप्लीकेबल होगी 10 to 15% क्वेश्चंस में, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इन्होंने जो पहला प्रश्न दिया है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बेटा आपको ये याद रखना है प्रथम n संख्याओं का जो औसत होता है बेटा, उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं n+1/2। n+1/2। बट ये चीज़ जरूर याद रखना, वो बिगिन 1 से हुई हो, प्रथम 1 से बिगिन हुई हो, ये जरूर याद रखना। तो बउआ इसमें संख्याएं कितनी दी थी? 50। तो 50 + 1/2, तो बेटा 51/2। तो यहाँ से जवाब हमारा आ जाएगा 25.5। 25.5। फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात करता है तो वहाँ पे फॉर्मूला बेटा हम लगाएंगे n+1/2। n+1/2। संख्याएं कितनी दी थी? 50। 50 + 1/2, तो जो जवाब हमारा है वो आ गया बेटा 25.5। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। और अगला प्रश्न दिया है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का। अब देखिए यहाँ से कंडीशनें और बनेंगी 4। n तक की विषम संख्याओं का औसत, n तक की सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो अब इसे कैसे करना है बेटा, ये भी ध्यान देना। जब क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए, n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बेटा इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, बेटा n/2। क्या फॉर्मूला लगाना है बेटा? n/2। आइए जरा, उसी का 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहाँ n का काम 60 करेगा, तो इसका जो जवाब है बेटा वो आ जाएगा 60/2। मीन जवाब हमारा निकल के आ जाएगा बेटा 30। जवाब क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 30। इस पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बेटा, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक बार सुनो, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का बेटा जब कभी बोले यहाँ से यहाँ तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2। n का मान 60 दिया हुआ था, तो 60/2, और हमारा जवाब क्या आ जाएगा बेटा? जवाब आ जाएगा हमारा 30। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है बेटा 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप समझिए, पीछे का प्रश्न था विषम प्राकृतिक संख्याओं का, ये वाला प्रश्न है सम प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला आप देख लीजिए, n तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n/2 + 1। ये आपको याद रखना होगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो केवल n/2 करना है, यदि सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n/2 + 1 करना है, ये आपको याद रहे।
और यहाँ पर जो n का वैल्यू बेटा दिया गया है वो 50 है, 50/2 + 1, तो इसका जवाब जो है वो आ जाएगा बेटा 25 + 1, 25 + 1, इसका जवाब बेटा आ जाएगा 25 + 1, तो आंसर हमारा आएगा 26। क्या आ जाएगा बेटा 26। ऑप्शन नंबर ए बेटा इस पे करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यदि n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n/2 होगा, n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n/2 + 1 होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत बढ़िया सा प्रश्न बेटा, इसका अगला स्टैंडर्ड है, आप ये समझ लो। उसे का प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। अच्छा, इसके पहले जो कंडीशन दे रहा था उसमें आपसे ये पूछ रहा था बार बार वो कि n तक की, बट इसमें देखिए n लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है। जब n लैंग्वेज इंक्लूडेड ना हो तब कैसे करोगे, उसके लिए भी छोटा सा फॉर्मूला बेटा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, इसके लिए फॉर्मूला बेटा आ जाएगा n + 1। क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा n + 1। जहाँ n की जो वैल्यू है वो 10 दी है, तो यहाँ पर जो जवाब हमारा है वो बेटा कितना आ जाएगा, वो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, जवाब आ जाएगा बेटा 11। कितना आ जाएगा 11। बट यहाँ एक बात और साथ में हम समझ लेते हैं, यदि सम संख्याएं ना बोलता, विषम संख्याएं बोल देता, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो इसके लिए जवाब आपको देना है बेटा ओनली n वैल्यू रखनी है। यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो जवाब मेरा n होगा। यदि प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो हमारा जवाब n + 1 होगा। बहुत ही क्लियरली ये बातें समझ लीजिए, बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब बेटा इन्होंने कहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम बोल रहा है, या आप इसको ये भी तो बोल सकते हो कि 100 तक की, ये भी तो बोल सकते हो। तो हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं बेटा। 100 से कम बोल रहा है तो पहली विषम संख्या क्या आ जाएगी 1, और अंतिम विषम संख्या क्या आ जाएगी बेटा 99। कौन सी आ जाएगी बेटा 99। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी संख्या आएंगी। तो यहाँ पर जब हम औसत के साथ जाएंगे तो मैंने एक और फॉर्मूला आपके साथ साझा किया बेटा, कि आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पहली प्लस अंतिम बटे 2। जहाँ पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या बेटा 99 है बाई 2, तो बेटा 100/2 आ जाएगा, जिसका जवाब आएगा बेटा 50। क्या आ जाएगा बेटा 50। जवाब आ जाएगा बेटा 50। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, इसको हम पिछले तरीके से भी कर सकते हैं। 100 से कम का मतलब 100 तक भी हो सकता है, और अभी हमने आपके साथ साझा किया यदि 100 तक की या n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछे तो वहाँ पर आंसर होता है बेटा n/2। तो यहाँ जवाब आ जाएगा 100/2 का मतलब 50। तो आप आराम से इसका जवाब निकाल सकते थे। यदि वो रास्ता नहीं समझ आता तो आपके लिए सेकेंड वे भी दिया हुआ है, तो आप इसके साथ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चलिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, n तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। बेटा n तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, ये ऑलरेडी ये चीज़ हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बेटा आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा है बेटा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अच्छा, इस तरीके से ना वो किसी का भी गुणज पूछ सकता है, 3 का, 2 का, 5 का, 7 का, 11 का, किसी का भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 3 का गुणज होने का मतलब है कि वो संख्या 3 से तो डिविजिबल होगी, 3 से तो डिविजिबल होगी। तो पहली संख्या 3 आएगी बेटा, हम लिखे सारी ले रहे हैं। दूसरी 6 आ जाएगी बेटा, तीसरी 9 आ जाएगी, चौथी 12 आ जाएगी, पांचवी 15 आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया है पहली प्लस अंतिम बटे 2, क्या वो यहाँ एप्लीकेबल होगा क्या। जी हाँ, एप्लीकेबल होगा। देखिए इनका जो डिफरेंस है ना, वो तो बराबर ही चल रहा है ना, देखिए 3 का। और मैंने आपसे क्या बोला, यदि डिफरेंस बराबर है तो आप औसत का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहली प्लस अंतिम बटे 2। जहाँ पहली संख्या बेटा 3 है और अंतिम संख्या बेटा 15 है बटे 2, तो बेटा आ जाएगा 18/2। और यहाँ से जवाब जो है हमारा वो निकल के बेटा कितना आ जाएगा 9। जवाब कितना आ जाएगा बेटा 9। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एक बार पुनः देख लीजिए, उसे का 3 से भाज्य प्रथम 5 संख्याओं का औसत।
तो 3 से भाज्य पहली संख्या 3 होगी और पांचवी संख्या बेटा 5 × 3 15 हो जाएगी। तो पहली संख्या मिल गई हमको, अंतिम संख्या मिल गई। अब औसत की बात कर रहा है तो पहली प्लस अंतिम बटे 2 कर लीजिए। 3 + 15 बटे 2 मीन 18 बटे 2। तो यहाँ से जो जवाब आ गया बेटा हमारा वो कितना आ जाएगा, जवाब आएगा बेटा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ चलते हैं। बढ़िया सा प्रश्न दिया है, किसी परिवार में 3 लोग हैं ABC जिनका आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। अब इन सभी की औसत आयु की बात कर रहा है। तो वो एक चीज याद रखना, यदि जो उम्र दी है या जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस बराबर नहीं है। अब जैसे यहाँ देखो डिफरेंस यहाँ 4 का और यहाँ 10 का है, तो अब यहाँ पर पहली प्लस अंतिम बटे 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको औसत के इस फॉर्मूले के साथ जाना पड़ेगा, औसत बराबर योग बटे संख्या, इस फॉर्मूले के साथ जाना पड़ेगा। योग मतलब इन सभी संख्याओं का योग बेटा 32, 36 एंड 46 बाई संख्या का मतलब जितने नंबर्स हो 1, 2 और 3, इसको ऐड कर लीजिए बेटा। 6 6 12 2 14 का 4 कैरी 1 आ गया, 5 3 8 8 3 11 114 बटे 3 बेटा 114 बटे 3 भाग दे दीजिए आप, 3 तक का 9, 2 बचा, 3 8 24। तो वो जो इनकी औसत उम्र आएगी वो आ जाएगी 38 ईयर, 38 वर्ष इनकी औसत उम्र आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर ए बेटा बिल्कुल सही आंसर है। क्या बताया मैंने आपसे, यदि उम्र अलग अलग है और उनके बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है तो वहां पर आप औसत के किस फॉर्मूले के साथ जाएंगे, योग बटे संख्या के साथ। सारे नंबर्स का योग निकाल लिया और कितने नंबर्स हैं बेटा 1, 2 और 3, 3 के साथ भाग करिए, तो जो औसत उम्र आई बेटा वो आ गई 38 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। बेटा बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया उन्होंने। ये दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है, ए का मान बताना है। आइए समझते हैं। ए और बी इनका जो औसत दिया है बेटा वो दिया है 20 ईयर, बी और सी का जो औसत दिया है बेटा वो दिया है 19 ईयर, सी तथा ए का जो औसत दिया है उन्होंने वो दिया है हमको 21 ईयर। अब यहाँ से ना इसकी बड़ी सारी खूबसूरत सी टेक्निक बनती है, आइए समझते हैं। इसमें जवाब हमसे कौन कौन से ले सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि ए की उम्र बताइए, आपसे ये पूछ सकता है बेटा बी की उम्र बताइए, आपसे ये पूछ सकता है बेटा सी की उम्र बताइए। और बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ए और बी का औसत पता था, बी और सी का औसत पता था, सी और ए का औसत पता था। अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे बेटा। यदि ए का उम्र पूछा जाए कि ए का उम्र बताइए, तो देखना जरा ध्यान देना बहुत केयरफुली। यदि ए का उम्र पूछे तो जिसमें ए है, जैसे इसमें ए है देखिए और इसमें ए है, वो वाली वैल्यू जोड़ लेना आप 20 + 21, और जिसमें ए वाला वैल्यू नहीं है उसको आप क्या करेंगे बेटा घटा देंगे। जिसमें ए वाली वैल्यू है वो नंबर्स मैंने जोड़ लिए, जिसमें ए वाली वैल्यू नहीं उसको बेटा क्या करना है उसको घटा देना है। तो ये आ गया बउआ हमारा 22 ईयर। तो जो ए का उम्र है वो आ गया 22 वर्ष। अच्छा यहीं पर हमसे ये पूछ सकता था भाई बी का उम्र ज्ञात करिए, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना, तरीका यही अपनाना है। जिसमें बी है, देखिए इसमें बी है और इसमें बी है, तो बी वाली वैल्यूज आप ऐड कर लीजिए 20 + 19, और जिसमें बी नहीं है वो वैल्यू घटा दीजिए तो -21। तो यहाँ से बेटा बी का जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा 18 ईयर। कितना आ जाएगा बेटा 18 ईयर। अच्छा सी भी समझ लेते हैं साथ में। यदि सी का उम्र पूछे कि सी का उम्र ज्ञात करें, तो बेटा देखिए जिसमें सी हो, इसमें सी है और इसमें सी है, तो सी वाली वैल्यूज आपको ऐड करनी है बेटा 19 + 21, और जिसमें सी वाला वैल्यू नहीं है उसको घटाना है, मीन हमको 20 को बेटा इसमें से घटाना है। तो जो सी का वैल्यू है वो आ जाएगा 20 वर्ष। सी का जो उम्र है वो आ जाएगा 20 वर्ष। अब क्वेश्चन में उसे पूछा क्या हमसे, उसने कहा था ए का मान ज्ञात करें, तो बेटा ए का मान 22 वर्ष आया था। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देख लीजिए बेटा, ए और बी का औसत पता था, बी और सी का औसत पता था, सी और ए का औसत पता था। अब उसने कहा ए का उम्र बताइए, तो आपको क्या समझाया मैंने, जिसमें ए है, जिसमें ए है आप वो वाली वैल्यू जोड़ लीजिए 20 + 21, जिसमें ए नहीं है, जैसे देखिए इस पे ए नहीं है तो इसको यहाँ घटा दीजिए, तो उम्र कितनी आ गई 22 वर्ष। आराम से आप 5 से 6 सेकंड के अंदर आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।
ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है, ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय ज्ञात करी। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न हमने इसके पहले आपको बताया और बहुत केयरफुली उसको समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब बच्चों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बढ़िया सा प्रश्न है, बड़ा केयरफुली करना आप। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन आया बेटा, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, यदि इनको हम अवरोही क्रम में लिखें। बेटा आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ। बेटा आरोही का मतलब होता है, यदि आरोही की बात करें तो ऐसे जाना 0 1 2 3 4 5। और यदि आपसे ये कहे अवरोही, तो बेटा अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ आना, इसको अवरोही बोला जाता है। देखिए 5 सतत विषम संख्या है, तो इसको ना बड़ा जनरल से रास्ते से आप कर सकते हैं। बेटा 5 सतत विषम संख्याएं हैं और मैंने आपके साथ साझा किया है कि औसत मिड संख्या होती, औसत मध्य संख्या होती है। तो इसमें से बीच की संख्या उसने ऑलरेडी हमको दे दी है जो 95 है। अब बेटा किस प्रकार की संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो अब जैसे 5 में से एक संख्या पता चल गई, तो अब 4 बची, जिसमें से 2 आगे होंगे और 2 पहले होंगे। विषम संख्या तो ऑर्डर से मानिए 95 है, तो एक 97 आ जाएगी और एक 99 आ जाएगी। यदि हम पहले आए तो एक 93 आ जाएगी बेटा और एक 91 आ जाएगी। बहुत ही केयरफुली समझिए। 91 93 95 97 और 99। आंसर देने में जल्दबाजी मत करना भाई। कुछ लोग ये देखेंगे चौथी संख्या बताइए और चौथी संख्या क्लिक कर देंगे, बट उन्होंने कहा यदि उसको अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ यदि लिखें। कहाँ से बेटा, बड़े से छोटे की तरफ यदि लिखा जाए तो चौथी संख्या कौन सी आएगी, तब चौथी संख्या बेटा 93 आएगी। यहाँ पे जो आंसर हमें क्लिक करना है वो क्लिक करना है बेटा 93। सॉरी इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन शायद गलत हो गया है। तो आप क्या क्लिक करेंगे, वो 93 क्लिक करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याओं को मिला दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। बेटा इस पे आई होप दैट 3 या 4 टाइप बनेंगे और चारों टाइप हम एक साथ आपको समझाते हैं, बहुत क्लियरली देखना। पहला क्वेश्चन ये आया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत औसत x है। ध्यान देना थोड़ा सा। अब वो कह रहा है अगली 2 क्रमागत संख्याएं ले ली जाए। ध्यान देना बेटा, क्या कह रहा है, अगली 2 क्रमागत संख्याएं ले ली जाए, 2 क्रमागत संख्याएं ले ली जाए, संख्याएं ले ली जाएं। तो इसके औसत में क्या परिवर्तन होगा। बेटा जब इस तरीके का कभी भी कोई प्रश्न आ जाए, आपसे कहे अगली संख्याएं ले ली जाएं या उसमें से पीछे से कुछ संख्याएं छोड़ दी जाएं, तब औसत में परिवर्तन क्या होगा, ये ध्यान देना। कह रहा अगली 2 संख्याएं ले ली जाए। बेटा 5 संख्याएं पहले ही थी मेरे पास, 2 संख्याएं मैंने और ले ली, तो संख्याएं कितनी हो गई, 7। 7 संख्याओं का जो औसत आएगा बेटा वो ये आ जाएगा। पहले औसत क्या था हमारा x, और ये बात आप याद रखना, जितनी संख्याएं ले, आगे की जितनी संख्याएं ले, बहुत केयरफुली समझना, आगे की वो जितनी संख्याएं लेगा, जैसे आगे की कितनी संख्याएं ली उसने 2, उसका आधा औसत बढ़ेगा। जैसे 2 संख्या ले रहा है तो 2 का आधा कितना होगा बेटा 1, तो इसका जो औसत है वो आ जाएगा x+1। क्या आ जाएगा बेटा औसत, x+1। ध्यान देना थोड़ा सा, यदि 2 संख्या ले रहा है औसत 1 बढ़ जाएगा, यदि 3 संख्या लेता तो 3 का आधा क्या होता है 1.5, तो औसत 1.5 बढ़ जाएगा, यदि 4 संख्या लेता तो उसका आधा, सर 4 का आधा कितना 2, औसत 2 बढ़ जाता। ये चीज़ आपको याद रखना है, अगली जितनी संख्या लेगा, अगली जितनी संख्या लेगा उसका आधा औसत बढ़ता है। इसी में यदि ये प्रश्न आ जाता कि पीछे से 3 संख्याएं छोड़ दी या 2 संख्याएं छोड़ दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो बेटा यदि संख्याएं कम करोगे तो आधा औसत कम हो जाएगा, जितनी संख्याएं कम करोगे उसका आधा औसत कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, उसका आधा औसत कम हो जाएगा। इसी में एक और टाइप बनता है, इसी प्रश्न में समझाने की कोशिश करते हैं आपको। 5 संख्याओं का औसत x है, यहाँ पे अगली ना कहता, आपसे ये कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दिया जाए तो इनके औसत में क्या परिवर्तन होगा।
तो बउआ ये बात आप याद रखना, यदि प्रत्येक संख्या में परिवर्तन करें, प्रत्येक संख्या में परिवर्तन करें तो समान परिवर्तन औसत में होगा, समान परिवर्तन औसत में होगा। इसका मतलब क्या है? यदि वो ये कहे कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, क्या बोले बेटा? प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत में 2 बढ़ जाएगा। यदि आपसे कहे प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो औसत में 2 कम हो जाएगा। यदि वो आपसे ये कहे प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत बेटा मल्टीप्लाई दैट 2 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई दैट 2 से गुणा हो जाएगा। यदि आपसे ये कहे प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए तो औसत में 2 से भाग हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में जो भी परिवर्तन करेगा वही समान परिवर्तन औसत में हो जाएगा। ये चीज़ भी आप याद रखना। इसमें एक तरीका ये, एक कंडीशन है और 4 कंडीशनें ये बनेंगी। आपसे कहेगा प्रत्येक संख्या में फला बदलाव करना है, परिवर्तन क्या होगा? तो वो आपको याद रखना है कि प्रत्येक संख्या में जो भी परिवर्तन करेगा वही सेम परिवर्तन औसत में भी हो जाएगा, सेम परिवर्तन औसत में भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के साथ चलते हैं। वो उसने क्या बोला है? 11 परिणामों का औसत 50 है यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करो, 6वीं संख्या ज्ञात करो। अच्छा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। वो जैसे संख्याएं हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो उनके कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, प्रथम 6 संख्या यहाँ से ले ली उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक ले ली, और सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया? सेकेंड टाइम क्या किया? उन्होंने पीछे से 6 संख्याएं ले ली ऐसे। तो एक चीज़ देखिए बेटा, ये जो 6वीं संख्या है ना, ये उन्होंने 2 बार ले ली और इसी के विषय में पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये जो 6वीं संख्या है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? अब करेंगे कैसे हम, वो समझते हैं। देखिए 11 परिणामों का औसत दिया कितना था? 50। ध्यान देना बहुत प्यारे से, यहाँ लिखे ले रहे हैं बेटा। 11 परिणामों का जो औसत दिया है वो क्या दिया है बेटा? 50। प्रथम 6 परिणामों का औसत, प्रथम 6 परिणामों का औसत वो दिया है 49। अंतिम 6 परिणामों का जो औसत है वो दिया है बेटा हमको 52। अब कह रहा है हमसे कि 6वां परिणाम ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है बेटा? 6वां परिणाम ज्ञात करो। तो आइए ध्यान देते हैं बेटा इसको। 6वां परिणाम ज्ञात करो, ऐसे आएगा। देखिए 6वां परिणाम, देखिए कैसे निकलता है, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 परिणामों का औसत क्या था? 50 था, आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद देखना प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 था, इससे कितना कम था? ये 1 कम था, तो बेटा -1 और संख्याएं कितनी है? 6, तो मल्टीप्लाई दैट 6 कर लीजिए। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है बेटा? 52 है। 50 से कितना ज़्यादा है? 2 अधिक है ना, तो प्लस का 2 लगाइए। अच्छा, संख्याएं कितनी है बेटा? 6 से गुणा करा लीजिए ध्यान से। पूरे 11 परिणामों का औसत क्या था? 50, वो लिख लिया मैंने। प्रथम 6 का औसत 49 दे रहा, तो 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो -1। संख्याएं कितनी है बेटा? 6, गुणा कराना ना भूलें। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना? 52, तो 50 से बेटा कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। परिणाम कितने हैं? 6, तो 6 के साथ गुणा करा लीजिए। ये आ गया 50 - 6 + 12। अब बेटा 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, तो इसके साथ 6 जोड़ दीजिए। तो जो 6वां परिणाम है वो हमारा कितना आ जाएगा बुआ? वो आ जाएगा 56। छठा परिणाम आ जाएगा बेटा 56। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा बेटा 56। ध्यान से, और इसको भी ना हम विदिन 5 सेकेंड आराम से कर सकते हैं। ये कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है हमें, ये कुछ नहीं लिखने का ज़रूरत है आपको, और आप बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को कर भी सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को हम कर सकते थे। क्या दिया है प्रश्न बेटा? प्रश्न दिया हुआ है 11 परिणामों का औसत 50, ऐसे देखना है। 11 परिणामों का औसत 50 है,
प्रथम 6 का औसत 49, एक कम है, 6 संख्या है तो माइनस का 6 आ गया। कितना आ गया बेटा? माइनस का 6। अंतिम 6 का औसत कितना है? 52, तो प्लस का 2 आ गया। संख्या कितने? 6, तो 6 दूनी 12 प्लस का और 6 माइनस का। 12 प्लस में माइनस का 6 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा। आप संख्या के साथ ऐड कर लीजिए बिल्कुल आराम से। तो 50 से 56 हमारा जवाब आ जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका भार बताना है। बउआ इस पे ना 4 टाइप बनेंगे, कुछ पर्टिकुलर नंबर दिया होगा, उसमें से कहेगा एक जाता है और एक आ जाता है। तो अब यहाँ 2 कंडीशन बनेंगी, कभी जो आया हुआ व्यक्ति है वो औसत को बढ़ाएगा, तो कभी कभी औसत को कम करेगा। यदि हल्का व्यक्ति आएगा तो औसत को कम करेगा। कभी कभी क्या कंडीशन आएगी, इसमें जो लोग दिए हैं उनमें से कोई नहीं जाएगा, एक नया व्यक्ति आ जाएगा और औसत में परिवर्तन करके चला जाएगा। कभी कभी कोई टीम को छोड़ के चला जाएगा, तब औसत में परिवर्तन होगा। तो इनको भी ना हम बिल्कुल वन शॉट में आराम से एक लाइन में कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जाने वाले का भार कितना है बेटा। जाने वाले का भार, तो बेटा जाने वाले का जो भार है वो 56 kg है। जो जाने वाले का भार है कितना है बेटा? 56। अब जब नया व्यक्ति आता है तो औसत भार में वृद्धि करता है कितने की? बेटा औसत भार बढ़ाने का मतलब होता है सबको देना, उतना उतना वजन सबको देना। तो कितने लोगों के औसत में वृद्धि करता है? 10 के। 10 के औसत में वृद्धि करता है, 10 के औसत में वृद्धि करता है वो 800 ग्राम की। तो टोटल भार में वृद्धि करेगा 800 × 10, कितने ग्राम की बेटा? 8000 ग्राम। 10 के औसत में वृद्धि 800 ग्राम की है, तो बेटा भार में वृद्धि औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या करना है, तो 8000 ग्राम आ गया। अब आपको ये पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 8000 ग्राम का मतलब बेटा 8 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 8 किलोग्राम आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात समझिए, 56 वाले के जाने के बाद जब नया व्यक्ति आया तो उसने औसत को बढ़ाया है। औसत बढ़ाने का मतलब है जो नया व्यक्ति आया है वो पुराने वाले से तो ज़्यादा वेटेड होगा। तो बेटा आने वाले व्यक्ति का भार आएगा, आने वाले व्यक्ति का भार आएगा 56 वो, और 8 kg उसने एनहेंस कर दिया, तो टोटल कितने kg आएगा बेटा? वो आ जाएगा 64 kg। 64 kg ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा हमारा, 64 किलोग्राम करेक्ट आंसर। अच्छा अब बात ये आती क्या ये सब लिखने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है आपको। जाने वाले का भार तो दिख रहा है ना हमें, 10 लोगों के औसत में परिवर्तन करता है। 10 लोगों के औसत में परिवर्तन बेटा 800 ग्राम का, तो सारे लोगों के भार में वृद्धि करेगा वो 8000 ग्राम, और 8000 ग्राम का मतलब हुआ 8 kg, और आप आके 8 kg बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जाने वाले से 8 kg ज़्यादा वेटेड हैं। 8 kg ज़्यादा वेटेड का मतलब आप कितने किलोग्राम के हैं बेटा? आप हैं 64 kg के। तो कौन सा आंसर सही आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चलते हैं। अब यही बात कर रहे थे आपसे, जो लोग हैं उनमें से कोई नहीं जाएगा, उनकी जगह पे कोई नया एंट्री करे तब क्या परिवर्तन होगा, ये बात आइए समझते हैं। देखिए ध्यान देना थोड़ा सा। 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है बेटा? 30 किलोग्राम है। उसने कहा यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। आप ये बताइए बेटा, वहाँ 31 छात्र ऑलरेडी हैं, अध्यापक भी आ जाए तो लोग कितने हो जाएंगे? 32, तो 32 हो जाएंगे। 32 के औसत में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही बेटा कितने ग्राम की? 500 ग्राम की। बेटा 500 ग्राम का मतलब आधा kg होता है। 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर, तो 500 ग्राम बेटा कितना होता है? आधा kg होता है। कितना kg होता है बेटा? आधा kg। औसत में वृद्धि आधा kg की, तो बेटा भार में वृद्धि कितने की करेगा? बेटा भार में वृद्धि करेगा औसत इंटू संख्या। कितने लोग हैं यहाँ? 32 लोग हैं, तो वो 16 kg बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा बेटा? 16 kg। इसका मतलब ये कंफर्म है जो अध्यापक है वो बच्चों के औसत से
बच्चों के औसत से 16 केजी ज़्यादा है। बच्चों के औसत से कितना ज़्यादा बेटा? 16 केजी। तो अध्यापक का भार आ जाएगा, अध्यापक का भार आ जाएगा बेटा 30 + 16, कितने केजी आ जाएगा बेटा? 46 केजी। कितना आ जाएगा बेटा? 46 केजी। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, इसको भी ना हम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे। छात्र कितने थे? 31, अध्यापक आ गया, हो गया 32। 32 लोगों को आधा आधा केजी देना है। 32 लोगों को बेटा आधा आधा केजी देना है। इसका मतलब आपके पास 16 केजी वजन होना चाहिए। कितना? 16 केजी वजन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक होगा वो सभी के औसत से 16 केजी आगे चला जाएगा। और आराम से आप फिंगर्स पे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हैं। बढ़िया प्रश्न है, ये भी बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, लगातार पेपरों में आते रहते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या। बेटा इसको हम 2 तरीके से समझते हैं, एक एक्स मेथड भी समझेंगे बेसिक तरीका, और एक डायरेक्ट भी समझेंगे। आइए अब ये बताएं बेटा कि जैसे बल्लेबाज 12वीं पारी खेल रहा है, तो इसके पहले वो 11 पारी तो खेल चुका होगा ना। तो हमें ये मानना पड़ेगा 11 पारी की औसत रन संख्या, औसत रन संख्या ये मान ली बेटा हमने कितनी? x। 11 पारी की औसत रन संख्या मैंने कितनी मान ली बेटा? x। तो 11 पारी के कुल रन ये कितने आ जाएंगे बेटा? ध्यान देना जरा, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, तो ये आ जाएंगे बेटा 11x। और केयरफुली ध्यान दीजिए, 11 औसत इंटू संख्या, टोटल रन आ जाएंगे बेटा 11x। अब एक बात समझिए, 11 पारी के रन हो गए 11x। 12वीं पारी में उन्होंने बना दिए बेटा 63 रन। कितने बना दिए बेटा? 63 रन। तो 12 पारी के रन कितने हो गए? 11x + 63। 11x है 11 पारी के, और 12वीं में 63 और बनाए, तो 12 पारी के रन हो गए टोटल। अच्छा, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या। तो 12 पारियों के रन बटे 12 पारी। और उसने ये कहा 12वीं पारी में जैसे उसने 63 रन मारे तो औसत रन संख्या 2 रन बढ़ गई। औसत रन संख्या 2 बढ़ गई। तो पहले औसत रन संख्या थी क्या बेटा? x थी, उसमें से 2 की बढ़ोतरी हो गई, उसमें से 2 की बढ़ोतरी हो गई। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 11x + 63 = 12x + 24। ट्रांसफर कराइए बेटा, 11 यहाँ आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा, तो जो x का वैल्यू है वो 39 आएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 39 आएगा। अब ये बताओ आपने x किसको माना है? आपने 11 पारियों की औसत रन संख्या को x माना है। इसका मतलब 11 पारी के बाद औसत रन संख्या 39 आ जाएगी। 11 पारी के बाद औसत रन संख्या 39 आ जाएगी। बट उसने जवाब मांगा है 12वीं पारी के बाद। 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी? तो बउआ देखिए जरा, इधर ध्यान देना जरा, 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या, औसत रन संख्या बेटा 12वीं पारी में औसत रन संख्या 2 बढ़ रही थी। देखिए कितनी बढ़ रही थी? 2। तो ये आ जाएगी बउआ 41। कितनी आ जाएगी बेटा? 41। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बट ये इसका ना बेसिक तरीका है, इसको हम ये तरीका समझने के लिए था, पेपर में कभी भी इसको अप्लाई नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको हम समझ लेते हैं। आइए बेटा देखिए, 2 तरीके की कंडीशन बनेंगी। एक अंतिम पारी का स्कोर दिया होगा हमें, अंतिम पारी का स्कोर दिया होगा। जैसे अंतिम पारी का स्कोर क्या दिया बेटा? अंतिम पारी का स्कोर दिया 63। या तो जो अंतिम पारी है उसके बाद पूछेगा, या तो उससे एक पहले पूछेगा। अंतिम पारी का मतलब ये है कि या तो आपसे 12वीं पारी के बाद पूछेगा, 12वीं पारी, 12वीं पारी के बाद औसत रन, औसत रन, या तो ये पूछेगा, या तो आपसे ये पूछेगा बेटा 11वीं पारी के बाद औसत रन, औसत रन। तो क्या करना है अब ये बताएं आप, 12वीं पारी का उसका स्कोर क्या है? 12वीं पारी का स्कोर उसका है बेटा 63 माइनस। अब ये बताएं क्या 12वीं पारी के बाद कोई पारी उसने खेली क्या? 12वीं के बाद तो नहीं खेली। तो यदि उसके बाद कोई पारी नहीं है तो उससे पहले आ जाइए, 12 के पहले आइए। कौन सी पारी बेटा? 11। 11 पारी
और औसत में परिवर्तन क्या कर रहा था, 2 रनों की, तो मल्टीप्लाई दैट 2, तो ये आ जाएगा बेटा 63 माइनस 22, जवाब हमारा आ जाएगा 41। यही हमसे पूछ रहा था 12 पारी के बाद औसत रन संख्या, तो 41 आ गई। हो सकता है 11वीं के बाद औसत पूछ लेता, तब क्या करते? बिल्कुल नहीं घबराना है, 63 माइनस, अब ये बताओ 11वीं के बाद क्या कोई पारी है क्या? हाँ भाई, 11वीं के बाद एक 12वीं पारी है हमारे पास, तो उस पारी को यूज करिए, जो औसत में परिवर्तन हो रहा था वो रखिए आप। तो बउआ ये आ जाएगा 63 माइनस 22 और जवाब हमारा आ जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा औसत रन संख्या में 6 रनों की वृद्धि कर ली। इसी तरीके के प्रश्न पे अभी हम चर्चा कर रहे थे। आइए इसको बिल्कुल 60 से मेथड से हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। ध्यान देना बेटा जरा, किस पारी के बाद औसत पूछ रहा है हमसे? औसत रन संख्या कितनी होगी? अब उसकी औसत रन संख्या मतलब अंतिम पारी की बात कर रहा है बेटा, 11वीं पारी के बाद बात कर रहा है। देखिए ध्यान देना जरा, 11वीं पारी के बाद औसत, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, मैंने आपसे क्या बोला, यदि अंतिम पारी पूछे तो जितने रन उसने बनाए हैं आपको वो लिखने हैं, 108 रन बनाए माइनस। अब बेटा ये बताइए 11 पारी के बाद कोई पारी है क्या? नहीं है भाई, तो पहले चले जाइए, 11 के पहले कितनी पारी हैं बेटा? 10। अच्छा, औसत में परिवर्तन कितने का कर रहा था वो? 6 रनों का, तो 10 × 6, तो बेटा 108 माइनस 60, तो जो 11 पारी के बाद बेटा एवरेज आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? वो 48 रन आ जाएगा। बहुत क्लियरली इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा आप सभी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? बेटा इस तरीके के प्रश्न में भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पुनः इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए कौन सा व्यक्ति गया है 60 किलोग्राम भार वाला? तो जाने वाले व्यक्ति का भार, तो जाने वाले व्यक्ति का जो भार है बेटा वो है 60 kg। ध्यान देना जरा, उसकी जगह पर जब नया व्यक्ति आया तो उसने औसत को बढ़ाया, 5 में से एक गया, एक फिर आ गया, तो लोगों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बंदे कितने हैं? 5। बेटा 5 के जो औसत में परिवर्तन हो रहा है, औसत में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही बेटा 1 किलोग्राम की। कितने किलोग्राम की बेटा? 1 किलोग्राम की। औसत में वृद्धि 1 किलोग्राम की, इसका मतलब ये है कि भार में जो वृद्धि करेगा वो करेगा औसत इंटू संख्या, मतलब कितने किलोग्राम की बेटा? वो भार में वृद्धि करेगा बेटा 5 किलोग्राम की। मतलब भार कितना बढ़ा देगा? भार बढ़ा देगा बेटा 5 किलोग्राम बढ़ा देगा। इसका मतलब ये है कि नए व्यक्ति का भार क्या आ जाएगा बेटा? 60 प्लस, इसके आने से औसत में परिवर्तन क्या हुआ था? औसत बढ़ा था ना बेटा, कितना औसत बढ़ा था? 1, तो भार कितना बढ़ेगा बेटा? 5, तो बस यही 5 आप ऐड कर दीजिए, तो नए व्यक्ति का भार कितना आ जाएगा बेटा? 65 kg। ध्यान दीजिए बहुत केयरफुली, कितने किलोग्राम आ जाएगा बेटा? 65 kg। इस पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट कर सकते थे हम इसको, 60 किलोग्राम भार वाला गया, उसकी जगह पर जब नया व्यक्ति आया उसने औसत को 1 किलोग्राम बढ़ाया, 5 के औसत को 1 बढ़ाया, तो योग कितना बढ़ाएगा? 5 के 5 किलोग्राम, तो बस 60 के साथ ऐड कर दीजिए, तो नए व्यक्ति का भार कितना आ जाएगा बेटा? 65 kg। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 का औसत 63, अंतिम 7 का औसत 76 है, तो 7वीं संख्या। बेटा इसी तरीके के एक प्रश्न पे हम बात आपसे कर चुके हैं, जहाँ पे 11 संख्याओं का औसत दिया था, तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब भी बेटा आप सभी को ही देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन वो, ये औसत में तो पूछा ही पूछा जाता है, ये नंबर सिस्टम में भी आपको मिल जाएगा, ये संख्याओं पे आधारित प्रश्न में भी मिल जाएगा, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जामों में ये अपनी जगह बनाता है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। 3 संख्याओं का औसत पता है बेटा हमको, 3 संख्याओं का औसत पता है हमको,
तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? इनका योग निकाल लेंगे। और बेटा योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। 28 का 3 से गुणा कराओगे तो बेटा जवाब हमारा आ जाएगा 84। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया है हमको। जो संख्याएं बेटा उनका अनुपात दिया है, पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है। क्या बोल रहा है हमसे? पहली संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी दूसरी की दुगुनी है। बहुत केयरफुली ध्यान देना। पहली संख्या दूसरी की आधी है लेकिन तीसरी दूसरी की दुगुनी है। तो दूसरी संख्या को 2 मानिए आप। ऐसा क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि उसने हमसे ये बोला बेटा पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो आप दूसरी को ऐसा नंबर मानो जिसको आधा कर पाओ आप। 2 का आधा कितना आ जाएगा बेटा? 1। आगे उन्होंने क्या कहा? आधी तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। जो तीसरी संख्या है बेटा वो दूसरी की दुगुनी है, मतलब 2 की 2 गुनी है कितनी? 4। अच्छा, इस तरीके के प्रश्नों पे हम कल बात किए थे, जब कल टॉपिक पे बात हो रही तो हमने यहाँ चर्चा की थी आपसे कि बहुआ संख्याओं का आनुपातिक योग जो होता है वो टोटल योग के बराबर होता है। इनका आनुपातिक योग कितना बेटा? 4, 2, 6 और 1 7। बेटा जो 7 है, 7 यूनिट 84 के बराबर है। 4, 2, 6 और 1 7 यूनिट 84 के बराबर है। तो 1 यूनिट बेटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा बेटा 12। अब 1 यूनिट यदि 12 के बराबर है तो ये संख्या हमारी 12 आ जाएगी, और ये संख्या हमारी बेटा 12 और इंटू 2 करिए तो 12 दूना 24 आ जाएगी। और बेटा ये संख्या हमारी आ जाएगी 12 इंटू 4, 12 चौको 48। ध्यान दीजिए बेटा, आनुपातिक जोड़ टोटल वैल्यू के बराबर होता है। 7 बराबर 84 के, 1 बराबर 12 के, 12 1 के 12, 12 दूना 24, तो 12 चौको 48, जिसमें से सारे नंबर्स आपके पास ऑलरेडी आ गए। उसने कहा था तीसरी संख्या बताइए, तो बेटा तीसरी संख्या 48 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल। बेटा एवरेज स्पीड, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये तो चाल समय दूरी का है, बट अब इस पे औसत बताना है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पूछ लिया है। तो बेटा औसत चाल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, औसत चाल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। अच्छा, x और y क्या है? x और y यही जाने और आने की चालें हैं जो 60 और 40 दी हैं। मल्टीप्लाई दैट 60 मल्टीप्लाई दैट 40 बटे a प्लस बी, मतलब 60 प्लस 40। तो इसका जवाब क्या आएगा? ध्यान देना बेटा, 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे ये 100 बनेगा बुआ। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इनको 0 0 कैंसिल, 6 चौको 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या आ जाएगी बेटा? 48 किलोमीटर, ध्यान देना थोड़ा सा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपको याद क्या रखना है बेटा? आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला, आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई। बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसमें जो तय की गई दूरी है दोनों बार की वो इक्वल होनी चाहिए। वो व्यक्ति ए से बी तक गया, पुनः बी से ए तक वापस आया है, ये भी याद रखना है। उनके द्वारा जो चली गई दूरी है आने और जाने में वो बराबर होनी चाहिए। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2xy बटे x प्लस वाई, और इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो स्पीड आ गई बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। इस पर ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के साथ चलिए बेटा। इसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं को औसत प्राप्तांक दिया हुआ है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात बताना है। बेटा ये क्वेश्चन तो है एवरेज में, बट ये लगेगा एलिगेशन मेथड से, मिश्रण मेथड से इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, इसे लगाना कैसे है इसको बहुत ही क्लियरली आप समझ लीजिए। एक तरफ आप क्या लिखेंगे बेटा? छात्र, और एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा? छात्राएं। छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है बेटा? 71। छात्राओं का औसत प्राप्तांक कितना है बेटा? 73। सभी का औसत प्राप्तांक कितना है बेटा? 71.8। सभी का औसत बीच में रखा जाता है। आप इसको घटाइए आपस में, ये बेटा 1.2 आ जाएगा। आप इसको घटाइए, ये 0.8 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट और पॉइंट रिलैक्स हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12। इनका जो अनुपात बनेगा बेटा वो बनेगा 3:2। क्या किया हमने?
छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है यहाँ रख लिया, छात्राओं का अलग रख लिया, और सभी का जो एवरेज है उसको बीच में रख लिया, आपस में घटा लीजिए, जो अनुपात बनेगा हमारा वो बन जाएगा 3:2। बेटा इस पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु पता है, 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है, तो अब सारे परिवार की औसत उम्र पूछ रहे हैं। बेटा शादी के समय पति और पत्नी होते हैं दो, तो ध्यान देना जरा, शादी के समय बारातियों को नहीं जोड़ना है, शादी के समय पति प्लस पत्नी। बेटा इनका जो एवरेज है वो दिया है 23 वर्ष। कितना दिया बेटा? 23 वर्ष। अच्छा लोग कितने हैं? 2 ही तो हैं, पति और पत्नी को ही लेना है, मैं यही बोल रहा हूँ, बाराती मत ले लेना आप, ठीक है। अब 2 लोग हैं, 2 से गुणा करा दीजिए, तो इनका योग कितना आ गया बेटा? 46 वर्ष। कितना योग आ गया बेटा? 46 वर्ष। अब थोड़ा सा ध्यान देना जरा, 5 वर्ष बाद पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा। ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, यदि हम शादी के समय से 5 साल आगे जाते हैं तो पति 5 साल बढ़ेगा, पत्नी भी 5 साल बढ़ेगी, भाई पति 5 साल बढ़ेगा, पत्नी भी 5 साल बढ़ेगी, और इसी समय उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है आफ्टर 5 ईयर। तो अब पूरे परिवार का जो योग है वो हो जाएगा बेटा 57 वर्ष। कितना हो जाएगा बेटा? 57 वर्ष। अब इन सबका औसत पूछ रहा है हमसे, इन सबका क्या पूछ रहा है बेटा? इन सभी का औसत पूछ रहा है हमसे, तो बेटा औसत बराबर आ जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, औसत बराबर आ जाएगा, सभी का योग क्या निकालें आप? 57 बटे। अब ये बताओ परिवार में सदस्य कितने हैं? पति पत्नी और बच्चा, तो 3 सदस्य हैं, तो आप 3 के साथ भाग कर दीजिए, तो इन सभी लोगों का जो एवरेज बनेगा बेटा वो कितना बनेगा? ध्यान दीजिए बच्चों, कितना बनेगा? वो बनेगा 19। आइए, शादी के समय पति और पत्नी का औसत 23 दिया था, योग निकालोगे, 2 लोग हैं, 2 से गुणा कराइए, 46 वर्ष आ जाएगा। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बेबी है, तो बेटा 5 वर्ष आगे जाओगे तो 5 साल पति बढ़ेगा, 5 साल पत्नी बढ़ेगी और 1 साल का बच्चा, तो सबका योग कितना आ गया? 57 ईयर। यहाँ से यदि एवरेज निकालेंगे बेटा तो योग बटे संख्या, तो औसत कितना आ जाएगा? 19 ईयर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 के पास। 25 प्रक्षणों का औसत 13 है, बाद में पता चला कि 73 के बजाय 48 ले लिया गया, तो इन सब संख्याओं का नया औसत। अच्छा एक ही प्रश्न मिसप्रिंट वाला जरूर आता है, जहां आपसे कहेगा गलती से इसके स्थान पर ये ले लिया गया। आइए जरा समझते हैं बेटा, 25 प्रक्षणों का औसत कितना दिया है? 25 प्रक्षणों का औसत, प्रक्षणों का जो औसत दिया है बेटा वो कितना दिया है? वो दिया है 13। अब यहाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हमें लेना कितना था? 73, हमें लेना था 73, बट हमने क्या ले लिया? 48। इसका मतलब हमने कम ले लिया था, हमें और बढ़ा के लेना था। तो ये ध्यान देना जरा कि 25 संख्याओं के योग में वृद्धि कितनी होगी, 25 के योग में वृद्धि कितने की होगी, ये चीज़ ध्यान देना बेटा। 73 की जगह, मतलब 73 की जगह मैंने 48 ले लिया था, लेना था 73 बट हमने ले कितना लिया था? 48। तो कितने का वेरिएशन आया था? 25 का। हमने योग 25 कम लिया था, तो बेटा इसके योग में वृद्धि हो जाएगी 25 की। तो अब आपको ये बताना है कि औसत में वृद्धि कितने की होगी, तो बेटा औसत में वृद्धि होगी योग बटे संख्या। मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी बेटा? 1 वर्ष औसत बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बेटा? 1 वर्ष। 25 प्रक्षणों का औसत 13 पता था, तो इसका जो बेटा सही औसत है, इसका जो सही औसत है वो आ जाएगा बेटा 14 ईयर। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, बढ़ेगा कि घटेगा। अब इस पे ऑप्शन सारे गलत लिखे हुए हैं भाई, आपको आंसर क्या क्लिक करना है? 14 ईयर। बहुत क्लियरली याद रखना। उसने कहा 73 के बजाय 48 ले लिया, लेना 73 था, मैंने 48 ले लिया, तो कितना कम लिया था हमने? 25। 25 बढ़ना चाहिए, क्या योग औसत कितना बढ़ेगा बेटा? 1, तो वही आप 1 बढ़ा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 36 विद्यार्थियों का औसत 52 अंक प्राप्त हुआ, फिर बाद में पता चला। इसी प्रश्न पे हम डिस्कस कर रहे हैं आप कि एक ना वो गलती वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो वो इस 26 नंबर प्रश्न का जवाब अब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 25 नंबर प्रश्न को हम बहुत ही क्लियरली आपको समझाए हैं, केयरफुली इसका जवाब देना। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। उसमें से यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 हो
तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करना है। इसमें 2 तरीके आपको बताते हैं। आइए सर, सबसे पहले इसका शॉर्टकट वे देख लीजिए, देन आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट वे क्या होता है बउआ, ये समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। बेटा उन्होंने ये कहा है सोमवार से बुधवार, तो इसमें टोटल डेज कितने हैं? 3 डेज है। मंगलवार से गुरुवार 3 डेज है। इनका औसत पता था, तो योग ज्ञात करोगे तो क्या करना है? योग का मतलब होता है बेटा औसत इंटू संख्या। 3 दिन है, औसत क्या है बेटा? 37। आप इसका गुणा कराओगे तो आ जाएगा 111। और ये मंगलवार से गुरुवार भी 3 दिन है, इनका औसत क्या है बेटा? 34। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 102। अच्छा, इन दोनों पे वेरिएशन कितने डिग्री का है? 9 डिग्री का है। 9 डिग्री का वेरिएशन है। अच्छा, इन्होंने तुलना कैसे की? उन्होंने कहा गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, इसका मतलब नीचे सोमवार का है, ऊपर गुरुवार का है। तो इन दोनों में वेरिएशन कितने का है बेटा? 1 का। अंतर कितने का बेटा? 1 का। 1 बराबर इस डिफरेंस के रखना है, 1 बराबर 9 डिग्री। तो बेटा 5 बराबर कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45 डिग्री, जो कि रविवार का टेम्परेचर है। और बेटा 1 बराबर 9 के, तो 4 बराबर 9 चौको 36 डिग्री, जो कि बेटा गुरुवार का टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर है बेटा? गुरुवार का टेम्परेचर है, मीन बृहस्पतिवार का टेम्परेचर है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है और आप विदिन 1 to 2 सेकेंड आराम से पेपर में कर सकते हो। बट इसका डेरिवेटिव मेथड भी हम आपके साथ साझा करते हैं। आइए जरा थोड़ा सा कोशिश करना बेटा समझने की। सोमवार से पहला दिया था हमको क्वेश्चन, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान। बेटा उसमें सोमवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, प्लस बुधवार आ जाएगा। इनका औसत दिया था 37। यदि हम योग निकालेंगे तो कितने दिन है? 3 दिन। 3 से गुणा करा लीजिए तो कितने डिग्री आ जाएगा बेटा? 111 डिग्री। देन उन्होंने दिया है मंगलवार से गुरुवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये औसत दिया था उन्होंने 34। दिन कितने बेटा? 3। मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 102 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करना है? घटाना है बेटा इसको। क्या करना है बेटा? घटाना है। और घटाने पर आपको पता है कि जो सिंबल्स हैं वो बदल जाते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं बेटा? वो बदल जाते हैं। मंगलवार मंगलवार कैंसिल होगा, बुधवार बुधवार कैंसिल होगा। आएगा क्या? आएगा बेटा सोमवार माइनस गुरुवार। और इनका डिफरेंस कितना आ गया बेटा? यहाँ से 9 डिग्री आ गया। कितना डिफरेंस आ गया? 9 डिग्री आ गया। अच्छा, अभी तो बताया उन्होंने ये बताया हमसे कि जो गुरुवार है उसका टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर का 4/5 है। यही तो बताया था। अब यदि इनका हम अनुपात बनाएं बेटा, तो गुरुवार का और सोमवार का जो अनुपात बनेगा टेम्परेचर का, वो बनेगा 4:5 का। ये कैसे बेटा? सोमवार गुरुवार के नीचे आ जाएगा, तो गुरुवार बटे सोमवार बराबर 4/5, तो अनुपात जनरेट हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, इन पे कितने का वेरिएशन है बेटा? 1 का। और ये वेरिएशन कितना दिया है? अंतर कितना दिया है? 9 डिग्री का। तो 1 बराबर 9 डिग्री, तो ये 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 4 बराबर आ जाएगा 9 चौको 36 डिग्री। और 5 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 5 × 9, 9 × 5 = 45 डिग्री। अब उसने कहा गुरुवार का टेम्परेचर 36 डिग्री, सोमवार का टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 45 डिग्री होगा। हमने इसके दोनों मेथड आपके साथ साझा किए हैं और ये एवरेज का कंप्लीट सोल्यूशन है, वो लगभग कंप्लीट सोल्यूशन है। यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखेंगे तो आपको एवरेज में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बने रहें आप अपने चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।